नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हल करने के पहले हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है इसको पहले समझें। उसके उपरांत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो पहले बिंदु पे हम देख रहे हैं कि किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है तो 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को हम बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। इससे संबंधित ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींची जाती है, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पर आपने जानने का प्रयास किया कि किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और इन संख्याओं को हम बिंदु के निर्देशांक कहते हैं और इससे संबंधित ज्यामिति को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक तल में एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें 2 लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक रेखा क्षैतिज होगी और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर होगी। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। अभी हमने देखा कि हमें किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें से हमारी एक रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा होती है और दूसरी रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। किंतु अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो आइए हम इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाएं और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेद कर रही है और प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु या जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये पुनः बता दूं कि ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा कि 2 रेखाएं यदि एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है तो उसमें एक रेखा हमारी क्षैतिज रेखा थी और एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा थी, जिनको हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जाना था। आइए हम यहाँ पर देखें कि यदि हम 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो निश्चित रूप से ये 2 लंबवत रेखाएं किसी तल को 4 भागों में बांटती है और इन 4 भागों को हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ पर कि इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये है हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट या जिसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे और ये है हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें यहाँ पर चिन्हों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मूल बिंदु के यदि हम एक्स अक्ष पर चलेंगे और मूल बिंदु के यदि हम दाईं ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर धनात्मक संख्याएं मिलेगी और बाईं ओर यदि हम चलेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम वाई अक्ष की बात करेंगे तो वाई अक्ष में हमें ऊपर की ओर धनात्मक मान मिलेंगे और नीचे की ओर हमें ऋणात्मक मान मिलेंगे। यदि हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें कि यदि यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु को यदि हम आलेखित करना चाहते हैं तो हमें उसके चिन्ह को भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो चिन्ह पर का आपको ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के दोनों के चिन्ह जो है वो समान होंगे यानी प्लस प्लस होंगे। यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देख रहे हैं
कि x अक्ष पर ऋणात्मक मान मिलेंगे, y अक्ष पर हमें धनात्मक मान मिलेंगे। और हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम x के मान को ही लिखते हैं, उसके बाद हम y के मान को लिखते हैं। चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला चिन्ह आएगा माइनस, उसके बाद का चिन्ह आएगा यहाँ पर प्लस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम चतुर्थांश में साइन चलेंगे, यहाँ पर चिन्ह चलेंगे प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में जो चिन्ह चलेंगे वो चलेंगे माइनस और प्लस। यदि हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर कि तृतीय चतुर्थांश में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के चिन्ह क्या हो सकते हैं, उसके निर्देशांक के चिन्ह क्या होंगे। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ये बात मालूम होना चाहिए कि हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर यहाँ ऋणात्मक मान है, उसी प्रकार से y अक्ष पर भी यहाँ पर ऋणात्मक मान है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के जो निर्देशांक हमें मिलेंगे, x निर्देशांक और y निर्देशांक, उन दोनों के चिन्ह जो है यहाँ पर हमें ऋण ऋण में मिलेंगे, अर्थात माइनस और माइनस के साथ मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में हम चिन्ह लेकर के चलेंगे माइनस और माइनस। आइए हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थ चतुर्थांश में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। आप खुद भी सोचिए कि यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में हम कौन से चिन्ह लेकर के चलेंगे। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम प्लस और माइनस लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी तल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष के नाम से जानते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये दोनों लंबवत रेखाएं हमारे तल को चार भागों में विभाजित करती है, जिसमें से हम इस भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश जिसके चिन्ह होते हैं प्लस प्लस। इस भाग को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश जिसके चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस। यदि हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसके चिन्ह होते हैं माइनस माइनस। और यदि हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसके चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस। ये चीजें आपके लिए बड़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और न ही किसी बिंदु का आप सही सही निर्धारण कर पाएंगे। ये जानकारी यदि आपके पास में है तो निश्चित रूप से आप किसी बिंदु को सही सही रूप से दर्शा सकेंगे। अभी हमने देखा कि यदि किसी तल में हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो दोनों अक्ष तल को चार भाग में बांटते हैं। इन चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें से हम पहले चतुर्थांश को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फिर कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश और फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तल की यदि हम बात करें तो तल में हमें मिलेगी दोनों अक्षे एवं चारों चतुर्थांश इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तल को हम कार्तीय या निर्देशांक तल या तल एक्स वाई के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। x को हम भुज और y को हम कोटि कहते हैं। ये आपने यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास किया कि दोनों अक्षों ने तल को चार भागों में बांटा था। चारों भागों को हमने चतुर्थांश के नाम से जाना। इस तल में दोनों अक्ष एवं चारों चतुर्थांश सम्मिलित है और इस तल को हम कहते हैं कार्तीय या निर्देशांक तल या तल एक्स वाई कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। x को हम भुज और y को हम कोटि के नाम से भी जानते हैं। अब हम सत्य से या असत्य से संबंधित प्रश्नों को हल करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न है, बिंदु 3 0 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 को कहेंगे बिंदु की भुज और 0 को हम कहेंगे कोटि। क्योंकि यहाँ पर कोटि का मान 0 है अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो कथन हमारा कह रहा है कि बिंदु 3 0 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अतः यह कथन
असत्य है क्योंकि शून्य कोटि वाला बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। बिंदु 1, -1 और -1, 1 एक ही चतुर्थांश में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले बिंदु का भुज प्लस में है, कोटि माइनस में है। दूसरे बिंदु का भुज माइनस में है और कोटि प्लस में है। तो यह पहला बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है और दूसरा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों बिंदु एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। एक ही चतुर्थांश में बिंदु को स्थित होने के लिए आवश्यक है कि उनके भुज के चिन्ह और कोटि के चिन्ह समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर देंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि बिंदु 1 -1 चतुर्थ चतुर्थांश में है तथा बिंदु -1 1 द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखें। उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी कोटि -1/2 और भुज 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक -1/2 1 होंगे। तो यहाँ पर भी हम इस कथन को असत्य कहेंगे क्योंकि किसी बिंदु में भुज को पहले लिखा जाता है, कोटि को उसके बाद लिखते हैं। यहाँ पर कोटि पहले लिखी हुई है और भुज बाद में लिखा हुआ है। अतः यह कथन भी असत्य है क्योंकि एक बिंदु के निर्देशांक में भुज को हम पहले लिखते हैं तथा कोटि को बाद में लिखते हैं। तो इसके निर्देशांक वास्तव में होंगे 1 - 1/2, जबकि यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं -1/2 1। तो यह कथन भी हमारा असत्य है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये 3 प्रश्न देखे जो कि सत्य और असत्य से संबंधित थे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें जो कि इस प्रकार है। -2 -3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित एक बिंदु है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु का भुज ऋणात्मक एवं कोटि भी ऋणात्मक है। अतः निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अतः यह हमारा कथन सत्य होगा। तो हम यहाँ पर प्रश्न का जवाब देंगे कि कथन सत्य है क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि भी ऋणात्मक होती है। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखें। -1 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित एक बिंदु है। तो आइए इसके उत्तर को हम देखें। तो यहाँ पर भी कथन सत्य है क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होती है। अतः यह हमारा कथन सत्य है। बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बिंदु -3 5 स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथम चतुर्थांश में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश में, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश में और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको यहाँ पर देखना है कि भुज का मान ऋणात्मक है और कोटि का मान धनात्मक है। अतः यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी। तो आइए अब हम इसका जवाब देते हैं कि इसका उत्तर होगा बी, द्वितीय चतुर्थांश में। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखें। y अक्ष पर स्थित बिंदुओं की भुज होती है। तो y अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सभी बिंदुओं की भुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भुज का मान 0 होता है। तो आइए हम देखें कि हमारे पास जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें से पहले विकल्प में दिया हुआ है 0, दूसरे में दिया हुआ है 1, तीसरे में दिया हुआ है सी और चौथे में दिया हुआ है 5। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन होगा ए, जहाँ पर 0 लिखा हुआ है क्योंकि y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज 0 होती है। तो इसका सही उत्तर हम लिखेंगे ए, जिसमें लिखा हुआ है 0। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें।
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि होती है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो निश्चित रूप से उसकी कोटि का मान 0 होता है। अतः यहाँ पर सही विकल्प होगा ए। तो आइए हम इसका जवाब देते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि 0 होती है। ये इस प्रकार से हमने 3 प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी से संबंधित देखें। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक अर्थात एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं स्थित होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह बिंदु निश्चित रूप से तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर सी, तृतीय चतुर्थांश में। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिंदु 0-7 स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु की भुज का मान 0 है। तो निश्चित रूप से यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो आइए हम देखें कि हमारे पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है x अक्ष पर, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश में, तीसरा ऑप्शन है y अक्ष पर और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका सही उत्तर होगा y अक्ष पर। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 और 5 के भी सही जवाब दे दिए। अब हम अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बिंदु -5, 7 स्थित है। पहला ऑप्शन है x अक्ष पे, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश में, तीसरा ऑप्शन है y अक्ष पे और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस बिंदु की भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। अतः यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सही उत्तर होगा इसका द्वितीय चतुर्थांश में। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है भुज, दूसरा ऑप्शन है कोटि, तीसरा ऑप्शन है मूल बिंदु और चौथा ऑप्शन है चतुर्थांश। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं मूल बिंदु कहलाता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका उत्तर सी, मूल बिंदु। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है स्थित होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक अर्थात एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तृतीय चतुर्थांश और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा तृतीय चतुर्थांश में। आइए हम अगले प्रश्न को देखें। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है तो वह स्थित होता है। पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम या चतुर्थ चतुर्थांश में, तीसरा ऑप्शन है केवल चौथे चतुर्थांश में और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में केवल द्वितीय चतुर्थांश में। ये आपको याद रखना है कि किसी बिंदु का भुज यदि धनात्मक होता है तो निश्चित रूप से वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, चतुर्थांश प्रथम या चतुर्थ में। आइए हम अगले प्रश्न को देखें। वे बिंदु जिनके भुज एवं कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है चतुर्थांश प्रथम और द्वितीय में, चतुर्थांश
दूसरे और तीसरे में, चतुर्थांश प्रथम और तृतीय में, चतुर्थांश द्वितीय और चतुर्थ में। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है कि वे बिंदु जिनके भुज एवं कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि या तो भुज का मान ऋणात्मक तथा कोटि का मान धनात्मक, या फिर भुज का मान धनात्मक और कोटि का मान ऋणात्मक होगा। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है केवल द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आइए हम इस प्रश्न का सही जवाब दे दें। उत्तर डी, चतुर्थांश द्वितीय और चतुर्थ में। देखें जो कि इस प्रकार है, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और y अक्ष पर स्थित है, तो वह बिंदु होगा 4 0 0 4 1 4 4 2। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि बिंदु की कोटि 4 है और बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज का मान सदैव 0 होता है और कोटि का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 0 4। तो आइए इसका हम उत्तर लिख दें यहाँ पर कि उत्तर बी 0 4। आइए हम अगले प्रश्न को देखें। y अक्ष से बिंदु P जिसके निर्देशांक है 3 4 की लंबिक दूरी है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 7। बहुत ध्यान से समझना है। y अक्ष से बिंदु की लंबिक दूरी पूछी गई है और बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3 4। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी 3 होगी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, जिसमें 3 लिखा हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा ए में, इसका सही आंसर है 3। आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखें। बिंदु 4 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के x निर्देशांक व y निर्देशांक दोनों के ही चिन्ह समान है, यानी प्लस और प्लस है। या हम ये कह सकते हैं कि भुज का मान भी प्लस है और कोटि का मान भी प्लस है। तो निश्चित रूप से यह बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका ए, जिसमें लिखा हुआ है प्रथम। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन 3 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का खाली स्थान निर्देशांक अथवा खाली स्थान कहलाता है। तो आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है कि किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को हम सदैव ही उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं। तो हमारे यहाँ पहले रिक्त स्थान में आएगा y और दूसरे रिक्त स्थान में हम भरेंगे कोटि। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें, जो कि प्रश्न नंबर 1 से मिलता जुलता है। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का खाली स्थान निर्देशांक अथवा खाली स्थान कहलाता है। तो किसी बिंदु के y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक अथवा भुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में भरेंगे पहले वाले रिक्त स्थान में x और दूसरे वाले रिक्त स्थान में हम भरेंगे भुज। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखें। दोनों अक्षों के कटाव बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी तल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं और वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम भरेंगे मूल बिंदु। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखें। एक अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खाली स्थान समान होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान समान होता है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खाली स्थान समान होती है।
तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे भुज। तो ये प्रश्न नंबर 4 और 5 भी एक दूसरे से मिलते हुए है। जब आपसे एक शख्स के समानांतर पूछा जाए तब यहाँ पर रिक्त स्थान में हम कोटि भरेंगे, और वाह्य अक्ष के समानांतर जब पूछा जाए तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भुज भरेंगे। तो ये हमने रिक्त स्थान से संबंधित 5 प्रश्नों को देखा। आइए अब हम सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न को देखें। सही जोड़ी के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं। कॉलम ए में पहले नंबर पर लिखा हुआ है बिंदु 0 बी स्थित होगा। 2 नंबर पर लिखा है बिंदु ए 0 स्थित होगा। 3 नंबर पर लिखा हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक। 4 नंबर पर लिखा हुआ है बिंदु ए बी की भुज, और 5 नंबर पर लिखा हुआ है बिंदु बी ए की भुज। तो हमें स्तंभ बी में से इन प्रश्नों के सही जवाब ढूंढना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि पहले का इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो बिंदु 0 बी स्थित होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बिंदु की भुज का मान 0 है, अतः निश्चित रूप से यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि जब किसी बिंदु की भुज का मान 0 होता है तो वह बिंदु हमेशा y अक्ष पर स्थित होता है। यदि हम बिंदु A0 की बात करें तो इसकी कोटि का मान 0 है, तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु ए बी की भुज यदि हम देखना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी बिंदु का x निर्देशांक या भुज यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर सी। यदि बिंदु बी ए की हम बात करें तो इसकी भुज का मान है यहाँ पर बी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन पांचों प्रश्नों का सही मिलान करने का प्रयास किया। आइए अब हम इसकी सही प्रश्नों का मिलान करते हुए जवाब दे दें, इसका हम उत्तर लिख दें। आइए अब हम सही जोड़ी के प्रश्न का उत्तर दे दें। तो सबसे पहले हम स्तंभ ए लिखेंगे, स्तंभ बी लिखेंगे। सबसे पहले हमें स्तंभ ए में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको एक दूसरे के नीचे क्रमशः नोट कर देना चाहिए। फिर हम स्तंभ बी के नीचे सही मिलान करते हुए जवाब देंगे। तो बिंदु 0 बी स्थित होगा y अक्ष पर। बिंदु A0 स्थित होगा x अक्ष पर। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। बिंदु ए बी की भुज का मान a होगा, और बिंदु बी ए की भुज का मान b होगा। ये इस प्रकार से हमने सही जोड़ी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब हम सत्य और असत्य से संबंधित एक प्रश्न को और हल करें। प्रश्न है कि सत्य या असत्य लिखिए। पहला कथन है x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि सदैव 0 होती है। तो यह हमें याद रखना है कि जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसकी कोटि का मान सदैव 0 होता है, अतः यह हमारा कथन सत्य है। आइए हम 2 नंबर पर देखें। y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज सदैव 0 होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो निश्चित रूप से उसकी भुज का मान 0 होता है। तो यह कथन भी हमारा सत्य है। आइए हम 3 नंबर पे देखें। मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों 0 होती है। तो आपको याद रखना है कि हम मूल बिंदु से कहते हैं जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और इसकी भुज एवं कोटि दोनों का मान 0 होता है, अतः यह हमारा कथन भी सत्य है। बिंदु -8 0 x अक्ष पर स्थित है। क्योंकि इस बिंदु की कोटि का मान 0 है, अतः यह बिंदु निश्चित रूप से x अक्ष पर स्थित होगा। यह कथन भी हमारा सत्य है। आइए हम देखें बिंदु -2 -4 y अक्ष पर स्थित है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि y अक्ष पर स्थित होने के लिए भुज का मान 0 होना चाहिए, किंतु भुज का मान यहाँ पर -2 है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हमारा कथन असत्य है। आइए अब हम अगले प्रश्न का जवाब दें और उसे हल करने का प्रयास। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें। बिंदु 2 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।
निश्चित रूप से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु की भुज और कोटि दोनों के चिन्ह धनात्मक है, अतः यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो उसका उत्तर होगा यहाँ पर सत्य। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखें। बिंदु 3-3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है तो x निर्देशांक व y निर्देशांक दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भुज व कोटि दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। चूंकि यहाँ पर भुज का मान धनात्मक है, कोटि का मान ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं हो सकता है, अतः हमारा कथन यह सत्य है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखें। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारा कथन सत्य है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।